हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं बिहार जी के साथियों। आप बिहार में 7th फेज की टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आप बिहार के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। आप इस क्लास के माध्यम से, इस प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आप बिहार के बारे में, बिहार के संबंध में कितना जानते हैं, क्या कुछ जानते हैं। साथियों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन प्रश्नों में, ये जो 10 प्रश्न है, इस 10 प्रश्न में आप 6 प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। और यदि आप दे सकते हैं तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप काफी अच्छे स्टूडेंट हैं और आप वेरी गुड स्टूडेंट हैं। तो आज हम बिहार के बारे में देखेंगे, बिहार से संबंधित कुछ जीके देखेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। और प्रश्न नंबर 1 देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आपके बीच ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। मित्रों, सबसे पहले जब बिहार की बातें चल रही है तो हम बिहार के स्थापना के बारे में जान लेते हैं। साथियों, बिहार का स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। और बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार दिवस मनाने की जो परंपरा है, ये किसने लाई, किस सरकार ने लाई? तो साथियों, बिहार दिवस मनाने की परंपरा जो है ये श्री नीतीश कुमार ने लाया, जो उनकी वर्तमान सरकार है। साथियों, नीतीश कुमार ने बिहार दिवस पे काफी अच्छे प्रोग्राम करते हैं और बिहार दिवस पे वे काफी कुछ संदेश भी देना चाहते हैं और बिहार दिवस को वे काफी अच्छी तरह से मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, बिहार के किस विद्वान को मैथिल या मैथिली कोकिल कहा जाता है? क्या आप जानते हैं बिहार के किस विद्वान को मैथिल या मैथिली कोकिल कहते हैं? मित्रों, आप में से बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे नहीं है, काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ये प्रश्न आया है और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ये जो इसमें से काफी प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नए दिखेंगे। यानी 10 प्रश्न है, इसमें से आपको लगभग 9 प्रश्न आपको नया ही दिखेंगे और आप पहली बार शायद देख रहे होंगे। तो साथियों, प्रश्न क्या है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? आपके बीच ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, आपके बीच ऑप्शन क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों, कहा जा रहा है बिहार के किस विद्वान को मैथिल या मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भिखारी ठाकुर नहीं, ये भी नहीं। फिर ये क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी नहीं। यानी विद्यापति जी को क्या कहा जाता है? बिहार के मैथिल कोकिल। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाजवाब प्रश्न है ये। प्रश्न तो बिल्कुल हमें आशा है कि आप पहली बार देख रहे होंगे। 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये प्रश्न आप पहली बार ही देख रहे होंगे। और प्रश्न क्या है? सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? क्या है? सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? साथियों, इसके पीछे एक कहानी है। और कहानी क्या है? सामा जो है, ये जो सामा है, ये कृष्ण भगवान की बेटी है और चकेवा जो है ये कृष्ण भगवान के बेटा है। हुआ यूं कि सामा के बारे में लोगों ने गलत अफवाह फैला दी कि सामा के किसी लड़के के साथ अफेयर है या सामा कुलक्षणी है
ऐसे वैसे बहुत सी बातें कह दी गई। जब ये बात श्री कृष्ण के पास पहुंची, यानी कृष्ण भगवान के पास पहुंची, तो वे आग बबूला हो गए, वे काफी गुस्सा हो गए और समा कहे तुम पक्षी बन जा, यानी शाप दिया, जिसको हम लोग कहते श्राप दिया। क्या कहा कि तुम पक्षी बन जा, और समा पक्षी बन गई और गुटुरु गुटुरु करने लगी। वह पंछी बन गई, इधर उधर फुदकने लगी, वह उड़ने लगी। ये सारी घटना जो है कि चकेवा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चकेवा अपनी बहन समा से काफी प्यार करता था, और इन सारी घटना से चकेवा को काफी दुख हुआ। लेकिन बात रही कि उसके पिता ने उसको शाप दिया, तो पिता की बात को काट नहीं सकता था। अब चकेवा क्या किया, अपनी बहन के प्यार में, अपनी बहन की इस पक्षी रूपी आकार को देखकर, पक्षी रूप में देखकर काफी दुखी हुआ। अब सोचा कि भाई मैं कैसे अपनी बहन को फिर से अपनी बहन बनाऊं, यानी मानव का रूप दूं। इसने घोर तपस्या किया, घोर तपस्या किया। जब घोर तपस्या किया तो भगवान, जिस भगवान का ये तपस्या किया, वह भगवान आए, बोले बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, तुम इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो। तो चकेवा बोला कि हे गुरुवर, हे भगवान, मेरी बहन सामा मेरे पिताजी के शाप से पंछी बन गई है, जो पक्षी के रूप में है, और उसे काफी दिक्कत हो रहा है, उसे काफी यानी कठिनाई हो रहा है। वह मानव रूप में कैसे आएगी, आप उसे मानव रूप में ला दे। यानी चकेवा बोला कि हे भगवान, मेरी बहन मेरे पिता के अभिशाप से पंछी बन गई है, और उसको आप फिर से मानव बना दीजिए, मेरी बहन मुझे लौटा दीजिए। वह ईश्वर बोला, वह भगवान बोला तथा अस्तु, जाओ तुम्हारी बहन जो पंछी रूप में है वह फिर से इंसान बन जाएगी। और वैसा ही हुआ, वह समा जो पक्षी रूप में थी वह मानव बन गई, इंसान बन गई। तो मित्रों, इससे क्या संदेश मिलता है? इससे संदेश मिलता है एक भाई का एक बहन से प्रेम। एक भाई अपने बहन से कितना प्रेम कर सकता है, कितना प्यार कर सकता है, यही हमें शिक्षा मिलती है इससे। और इसीलिए ये पर्व बिहार के एक लोक पर्व बन गई। और सामा चकेवा ये पर्व किस क्षेत्र में, किस जिले में सबसे अधिक मनाई जाती है? तो चलिए देखते हैं किस जिले में ये सामा चकेवा पर्व मनाई जाती है। मुजफ्फरपुर में, हाँ मुजफ्फरपुर में भी मनाई जाती है, लेकिन कहा मुख्यतः यानी सबसे अधिक भोजपुर में, मगध में और मिथिला में। तो देखिए साथियों, इस सामा चकेवा का सबसे जो विस्तृत क्षेत्र है वह है मिथिला। यानी मिथिला में इसे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किसको? सामा चकेवा पर्व को। तो आपका आंसर हो जाएगा मिथिला। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो क्या होगा आंसर? सहरसा, सुपौल, मुंगेर, भागलपुर। क्या होगा मित्रों? क्या आप इसका जवाब जानते हैं? क्या आप इसका आंसर जानते हैं कि भीम बांध बिहार के किस जिले में है? क्या सहरसा में है? क्या सुपौल में है? क्या मुंगेर में है? क्या भागलपुर में है? तो ये भीम बांध जो है ये सहरसा में नहीं है, ये सुपौल में भी नहीं है, और ये भागलपुर में भी नहीं है। भीम बांध अभयारण्य ये मुंगेर में है। तो साथियों, ये प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग इसे मिस ना करें, आप लोग इसे ध्यान से देखें और दिमाग में बैठा लें। और मित्रों, आज का जो मेरा क्लास है ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में मैं बैठा के रहूंगा। ये मेरा वादा है कि फिर आप कभी इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि केवल 7th फेज वाले में ही
केवल सीटेट में ही, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये काफी बेहतरीन प्रश्न है। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, कितना बेहतरीन प्रश्न है कि बिहार के किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी। तो वह कौन सी सरकार है? श्री कृष्ण की सरकार, महामाया की सरकार, लालू की सरकार, विंध्येश्वरी मंडल की सरकार? मित्रों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप में से बहुत कम स्टूडेंट है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और देखिए वह कौन सी सरकार थी, तो चलिए इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए वह सरकार थी महामाया की सरकार। जब महामाया की सरकार थी तो उन्होंने अंग्रेजी की मान्यता को समाप्त कर दी। और देखिए आज के समय में वह कौन सा नेता है जो काफी चर्चित है अपने भाषण के लिए? आपको आपके दिमाग में इसका प्रश्न का आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। वह कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वे अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं। वे जहां भी जाते हैं लोगों के दिल में बस जाते हैं। क्यों? सिर्फ अपनी भाषण के लिए। उनकी गजब की भाषण होती है। वे जहां जाते हैं उसी भाषा में संबोधन करना शुरू करते हैं और उसी भाषा में बोलते हैं, यानी कि वे भाषण के लिए जाने जाते हैं। और वे तो मन की बात भी करते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, मेरे और आपके मन की बात नहीं। तो साथियों, भाषण के लिए वर्तमान समय में कौन से नेता है, कौन सा व्यक्ति है जो जाना जाता है? तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी तरह जब महामाया की सरकार थी तो महामाया भाषण के लिए जाने जाते थे। ये काफी बेहतरीन भाषण देते थे। और भाषण के लिए जिस तरह आज मोदी जी मशहूर है, ये अपने समय में महामाया की सरकार भी, महामाया जी भी काफी चर्चित थे भाषण के लिए। और इनका मानना था कि बच्चे यानी विद्यार्थी मेरे दिल के टुकड़ा है। क्या है? विद्यार्थी मेरे दिल के टुकड़ा है। और जब बच्चे एग्जाम देते थे तो वे अंग्रेजी में फेल हो जाते थे, अंग्रेजी जानते नहीं थे। तो इन्होंने सोचा, मैंने कोई बच्चा फेल हो जाता था डायरेक्ट इनके दिल पे लगता था, कहे कि भाई अंग्रेजी को हटा दो, क्योंकि जब मेरा संतान, मेरा बेटा खुश ही नहीं रहेगा तो फिर ये अंग्रेजी किस काम का। इन्होंने कहा हटाओ हटाओ, क्योंकि ये विद्यार्थी से काफी प्यार करते थे और कहते थे विद्यार्थी ही मेरा दिल है। इन्होंने अंग्रेजी की मान्यता को समाप्त कर दी। तो बिहार में सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी की मान्यता को समाप्त कर दी? तो वह थी महामाया की सरकार। किसकी सरकार थी? महामाया की। और साथियों, हम आशा करते हैं कि अब आप इस प्रश्न को भूलने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी हमने इस पे इनके बारे में कह दी कि आप भूलने वाले नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है? आपके बीच ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, शिवहर, दरभंगा। तो मित्रों, कुशेश्वर पक्षी विहार भागलपुर में नहीं है, ये मुंगेर में भी नहीं है, ये शिवहर में भी नहीं है, ये है दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है, जो काफी चर्चित विहार भी है। इसे लोग देखने भी जाते हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है, तो आपका आंसर क्या होगा? दरभंगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचना विदेशिया के लेखक कौन है? देखिए, भोजपुरी भाषा की एक बेहतरीन
रचना है जिसका नाम है विदेशिया। तो इस विदेशिया के लेखक कौन है मित्रों? आज से पहले एक बहुत सुंदर गाना आया करता था कि पियवा गैले रंगून अब डर काहे का, पियवा गैले रंगून अब डर काहे का। ये काफी बेहतरीन गाना था। और विदेशिया जो है कि विदेशिया ये जो रचना है ये किस कवि की रचना है, किसकी रचना है, आपको इसका जवाब बताना है। क्या ये भिखारी ठाकुर का है, महेंद्र मिश्रा का है, रघुवीर नाथ का है, क्या ये अवध बिहारी सुमन का है? विदेशिया जो काफी चर्चित रचना है वह किसकी रचना है? तो मित्रों ये है भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर का ये काफी प्रसिद्ध रचना है विदेशिया। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके बीच ऑप्शन है मिथिलांचल, पटना, गया, वैशाली। देखिए सौराठ सभा मेला ये क्या है? सौराठ सभा मेला में क्या होता है साथियों? देखिए सौराठ सभा मेला में होता क्या है कि बहुत सारे दुल्हा होते हैं यानी वर, और बहुत सारी दुल्हन होती है। एक मेला लगता है जहां लड़के और लड़कियों को शादी कराई जाती है। तो ये जो है इस मेला के अवसर पे बहुत से दुल्हा रहते हैं, जैसे 100, 150, 200, 400, 500 के माने सैकड़ों के संख्या में दुल्हा रहते हैं और सैकड़ों के संख्या में दुल्हन भी रहती है। और इसमें होता क्या है कि जो वधु होती हैं लड़कियां अपने मनपसंद वर को चुनती है, ठीक, यानी कि उसको जो वर अच्छा लगता है उसको वह चुनती है। जिस तरह आपने जब रामायण सीरियल देखी होगी, तो जब आपने रामायण देखी होगी तो वहां पता चला होगा, वहां भी ये दिखाया गया है कि सीता ने क्या की थी, स्वयंवर की थी और उसने राम के गले में माला डाली थी। उसी तरह सौराठ मेला भी है, यहाँ बहुत से वर रहते हैं यानी दुल्हा रहते हैं और बहुत सी दुल्हन भी रहती है और दुल्हन अपने मनपसंद वर ढूंढती है। और जब वर को वह माला पहना देती है, ढूंढती है, तो जब वर और वधु वहां से जब आते हैं यहाँ, तो वहां बहुत से ज्ञानवान पंडित भी रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, कहने का अर्थ बड़े बुजुर्ग रहते हैं और वो लोग 7 जन्म के जानकार रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे लोग 7 जन्म के जानकार रहते हैं और लड़की और लड़का के कुंडली देखते हैं, वो भी 7 जन्म तक, यानी 700 वर्षों तक पीछे की और आगे की वे लोग कुंडली देखते हैं और फिर जब कुंडली उन लोग को अच्छा लगता है तो उनकी शादी करा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 जन्मों का वे लोग कुंडली देखते हैं और फिर वर और वधु का शादी करा देते हैं। तो ये जो मेला है सौराठ, ये कहाँ लगता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? और ये घटना है बिहार की घटना। क्या आप जानते हैं? आप बिहार के निवासी है, क्या आप इसे जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, मिथिलांचल, पटना, गया, वैशाली। तो साथियों ये जो घटना है, ये जो मेला है, ये मिथिलांचल में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिथिलांचल में। और ये काफी चर्चित मेला है और ये मिथिलांचल में आयोजित किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? आपके बीच ऑप्शन है पटना में, गया में, आरा में, बलिया में, बरौनी में। तो मित्रों आप बताइए कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? क्या पटना में है, क्या गया में है, क्या आरा में है, क्या बलिया में है, क्या बरौनी में है? तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है? तो पटना में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गया में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरा में है? नहीं। बलिया में है? नहीं। कहाँ है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखिए फॉर यू, ये आपके लिए है। ये प्रश्न किसके लिए है? आपके लिए। और क्या प्रश्न है? बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
क्या है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और आपके बीच ऑप्शन है शिवहर, शेखपुरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, गया। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दें, क्योंकि इससे पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। और साथियों देखिए, ये मेरी कितनी अच्छी ड्राइंग है। इस ड्राइंग को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं। यानी आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हम ड्राइंग का मास्टर है, नहीं साथियों? तो देखिए ये क्या हमने बनाया है, ये हमने बनाया है टेलीग्राम। क्या बनाया है? टेलीग्राम। और क्यों बनाया है टेलीग्राम? मित्रों ये टेलीग्राम हमने बनाया है आपको हमसे जुड़ने के लिए। यानी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े। वहां मैं हर लेटेस्ट न्यूज को बताऊंगा कि कौन सी जॉब की वैकेंसी आने वाली है, कौन सी फॉर्म अप्लाई हो रही है, और किस विद्यालय की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। यानी एजुकेशन से संबंधित हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मित्रों एक से एक लाजवाब एजुकेशन से संबंधित आपको पीडीएफ भी देंगे। और आप लोग हमसे जुड़े रहें, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े। और इस टेलीग्राम का नाम है सेम मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है हिंदी बाई बिरजू सर। ओके, तो मित्रों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और अपना प्यार दे। और मित्रों आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपना प्रतिक्रिया, आप अपना राय, आप अपना सलाह दे। और जो भी आपको कमी लग रहा हो उसे प्लीज आप लिखे, ताकि मैं अपनी कमी में सुधार ला पाऊँ। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।